हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था गाउस का नियम और उसका सत्यापन कि गाउस का नियम है वो क्या है और वो जो बात बोलता है वो क्यों बोलता है। ये बात हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो गाउस का नियम पढ़ा था, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूं। गाउस के नियम का कथन था कि किसी भी निर्वात की स्थिति में किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित टोटल आवेश का यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये तो था गाउस के नियम का कथन। फिर हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा था, यानी गणितीय रूप पढ़ा था। फाई ई टोटल इक्वल्स टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने गाउस के नियम को हमें किस प्रकार से काम में लेना है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और लास्ट में हमने पढ़ा था गाउस के नियम का सत्यापन। ठीक है, आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो अपना आज की क्लास का मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी गाउस के नियम को क्यों काम में लिया जाता है, कहां कहां काम में लेते हैं। ठीक है, गाउस के नियम के लगभग 5-6 अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें से पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है? पहला है कि हमारे पास में एक अनंत लंबाई का चालक तार है। उस तार को हमने आवेशित कर रखा है। तार को हमने क्या कर रखा है? आवेशित कर रखा है। अब आप जानते हैं कि किसी भी चालक के ऊपर जब आवेश की उत्पत्ति होगी तो आवेश का वितरण होगा, आवेश का फैलाव होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर आपको बताए थे कि शुरुआत में दो बातें पढ़ी थी, एक तो विद्युत फ्लक्स और एक हमने पढ़ा था आवेश वितरण। ये दोनों बातें अभी यहां पर काम में आनी है। तो देखिए, तार को हमने आवेशित किया तो इस तार के ऊपर आवेश का फैलाव हुआ। आवेश का फैलाव कैसे होगा? जैसा तार का आकार है वैसा ही आवेश का फैलाव होगा। तार एक लंबाई के रूप में है तो आवेश का वितरण भी कैसे हो गया? लंबाई के रूप में। ठीक है, यानी कौन सा आवेश वितरण हुआ? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो पहली चीज हमें पता चली कि यदि किसी चालक तार को आवेशित किया जाता है तो वहां पर आवेश का वितरण होगा रेखीय आवेश वितरण, और रेखीय आवेश वितरण है तो काम में आएगा रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी बात, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण हमें कैलकुलेट करना विद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र। तो आप लोगों ने पढ़ा है पीछे कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है तो उस सदिश राशि के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। किसी भी सदिश राशि में दो चीजें शामिल हैं। एक तो उस भौतिक राशि का मैग्नीट्यूड, यानी जिसे कहा जाता है परिमाण, जिसे क्या कहा जाता है? परिमाण। और दूसरा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी क्या होगी? डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हिंदी में बोल रहे हैं हम दिशा। तो किसी भी सदिश भौतिक राशि के अंदर कितनी चीजें शामिल होती हैं? दो। नंबर एक परिमाण, दूसरा हो गया उसकी दिशा। तो यहां पर हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र भी कैसी भौतिक राशि है? विद्युत क्षेत्र एक सदिश भौतिक राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी भौतिक राशि है? सदिश। तो पहले तो इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, फिर दिशा। दिशा के लिए एकांक सदिश होगा। एकांक सदिश को यदि परिमाण से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? विद्युत क्षेत्र का सदिश। ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो दिशा और एक परिमाण। सबसे पहले हम ज्ञात करें दिशा। दिशा ज्ञात करने में कहीं भी कोई गाउस के नियम का कोई उपयोग नहीं। गाउस के नियम का उपयोग है केवल परिमाण ज्ञात करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिशा ज्ञात कर रहे हैं। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से देखना, ये मैंने डायग्राम बना रखा है पहले से कि हमारे पास में एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। इसके दोनों तरफ डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है अनंत लंबाई। ठीक है, अब अनंत लंबाई का तो इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, आवेश बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया कि इस अनंत लंबाई के चालक तार में से एक परिमित लंबाई का टुकड़ा ले लिया, एक छोटी, एक निश्चित, एक फिक्स लंबाई का हमने क्या ले लिया? टुकड़ा। तो ये फिक्स लंबाई है, उसको हमने कितना मान लिया? L।
यानी अनंत लंबाई के चालक तार में से L लंबाई का हमने एक टुकड़ा लिया जिसका एक सिरा है A और एक सिरा है B। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न होगा जब इस चालक तार को क्या किया जाएगा, आवेशित। तो हमने इसे आवेशित कर दिया, पूरे चालक तार के ऊपर धनावेश फैला हुआ है। हमने मान लिया कि इस चालक तार के ऊपर उपस्थित टोटल आवेश है वो कितना है, Q। इस चालक तार की L लंबाई पर टोटल आवेश कितना हो गया, Q। ठीक है, इस चालक तार के मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर एक हमारे पास में बिंदु पड़ा है P। इस P बिंदु को हम कह रहे हैं प्रेक्षण बिंदु। इस P बिंदु को क्या बोला जा रहा है, प्रेक्षण बिंदु। ठीक है, इस P बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना। तो P बिंदु पर पहले तो ये पता करेंगे कि विद्युत क्षेत्र किधर होगा, यानी उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, फिर गाउस के नियम को काम में लेते हुए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को आपस में मतलब गुणा कर देंगे या दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो उस स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो कैसे करें। तो देखिएगा इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश मैंने मान लिया A बिंदु पर तार के एक सिरे पर और एक उतने ही आकार का दूसरा अल्पांश मैंने मान लिया तार के दूसरे सिरे पर। ठीक है, टोटल तार पर आवेश है Q। तो अल्पांश में आवेश होगा अल्प आवेश और अल्प आवेश को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे, dq। यानी A पर उपस्थित अल्पांश में आवेश हुआ dq, B पर उपस्थित आवेश में भी अल्पांश में भी आवेश हुआ dq, क्योंकि आकार दोनों का क्या है, समान। ठीक है, अब यहां पॉजिटिव आवेश है, यहां भी पॉजिटिव आवेश है। ये दोनों अल्पांश इस P बिंदु पर अपना अपना क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक पहला अल्पांश भी करेगा और एक दूसरा भी। ठीक है, ये दोनों विद्युत क्षेत्र इन बिंदुओं को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किधर होंगे, बाहर की ओर। कारण क्योंकि धनावेश है, अगर ऋण आवेश होता तो अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा पढ़ी हमने, अगर पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, और यदि नेगेटिव आवेश के कारण है तो प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की। ठीक है, तो देखिए A से A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र हो गया इस प्रकार बाहर की ओर, ये लो। इसी प्रकार B पर उपस्थित अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया P पर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, ये लो। ठीक है, कोई समस्या। ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब OB लंबाई हो गई L/2 और AO लंबाई भी हो गई L/2। तो हमारे पास में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक APO, दूसरा BOP, जिसमें आप अगर हम ये माने कि B को P से मिलाए तो ये वाली रेखा इस OP रेखा के साथ एक कोण बना रही है, कितना, थीटा। तो दूसरी रेखा भी कितना कोण बनाएगी, थीटा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समान आकार आकृति के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि जितनी लंबाई AP की है उतनी लंबाई क्या होगी, BP। कारण क्योंकि देखो इस एक त्रिभुज के अंदर, कौन से त्रिभुज, AOP में ये AP भुजा कर्ण का काम कर रही है और दूसरा BOP में भी BP भुजा किसका काम कर रही है, कर्ण का। और कर्ण बराबर होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोनों त्रिभुज के लिए आधार और लंब की लंबाई क्या है, समान, इसलिए कर्ण भी दोनों का क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट निकाल के लिख सकता हूं। वहां पर क्या लिखेंगे, बोलो, AP बराबर BP बराबर, ये कर्ण है, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट, ये हो गया आधार स्क्वायर। दोनों त्रिभुज के लिए आधार का काम कौन कर रहा है, R, तो ये हो गया आधार स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब का काम दोनों त्रिभुज में L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों त्रिभुज के लिए बराबर है। अब देखिए दोनों त्रिभुज के लिए ये दूरी भी बराबर है, यानी दोनों अल्पांशों के आवेश का मान आपस में बराबर है। इधर भी आवेश है dq, इधर भी आवेश हो गया dq। ठीक है, यूं मान लेते हैं कि A पर उपस्थित अल्पांश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है सदिश E1, दूसरा B पर उपस्थित अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया सदिश E2। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र हो गए, दोनों एक ही दिशा में नहीं है, ना ही विपरीत है, यानी सहरेखीय नहीं है।
संरेखीय नहीं है, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हमारे पास बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, कौन सा नियम लागू करेंगे? तो बिंदु P पर परिणामी ज्ञात करने के लिए या तो समांतर चतुर्भुज का नियम ज्ञात करेंगे, लागू करेंगे, या लागू करेंगे घटक विधि। इजी कौन रहेगा? घटक विधि। तो घटक विधि को आसान बनाने के लिए, घटक विधि को लागू करने के लिए बिंदु P को मूल बिंदु की भांति मानना पड़ेगा, और यदि P मूल बिंदु है तो ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्स, इसी प्रकार ऊपर की ओर हो गया पॉजिटिव वाई एक्स, और नीचे की ओर हो गया नेगेटिव वाई एक्स, और ये हो गई नेगेटिव एक्स। ठीक है, यानी चारों डायरेक्शन बना दी। अब ये कोण थीटा है ना था, तो इसके सामने का जस्ट ये वाला कोण भी क्या हो गया? थीटा। इसी प्रकार ये वाला थीटा है, तो इसके सामने का ये वाला कोण भी हो गया थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा, E1 सदिश पड़ा है पॉजिटिव एक्स एक्स और पॉजिटिव वाई एक्स के बीच में, तो इसके दोनों लंबवत घटक इन्हीं दोनों दिशाओं में आएंगे। ठीक है, जिधर कोण बनेगा उधर क्षैतिज घटक, और जिधर नहीं बनेगा उधर आ जाएगा लंबवत घटक। ठीक है, तो देखिएगा सब लोग, इधर कोण बन रहा है, एक्स एक्स के साथ कोण बन रहा है, तो इधर इसका क्षैतिज घटक क्या होगा? मैं लिख सकता हूं E1 cos थीटा, और इधर लंबवत घटक हो गया E1 sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार E2 पॉजिटिव एक्स एक्स और नेगेटिव वाई के बीच में पड़ा है, तो इधर कोण बन रहा है, तो ये तो हो गया E2 cos थीटा, और इधर हो गया आपके पास E2 sin थीटा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि बिंदु P पर जब हमने घटक लिए तो टोटल चारों दिशाओं में टोटल हमारे पास में घटक बन गए कितने? 4। ठीक है, जिनमें से ये दोनों तो एक ही दिशा में है, ये दोनों तो एक ही दिशा में है, क्षैतिज घटक तो दोनों विद्युत क्षेत्र के समान दिशा में, लेकिन लंबवत घटक है वो परस्पर विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों लंबवत घटकों की दिशा विपरीत हो गई। अब यदि यहां से E1 और E2 आपस में बराबर हो जाए तो दोनों साइन थीटा से गुणा पड़े हैं, इसलिए दोनों लंबवत घटक परिमाण में समान दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एक तो E1 और दूसरा हमें क्या चाहिए? E2। तो E1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले E1, तो हम क्या लिखेंगे? बिंदु A पर उपस्थित आवेश जो कि अल्प है, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था E बराबर क्या था? KQ बटा R स्क्वायर से। ये सूत्र लागू करेंगे तो देखिएगा जरा, E का काम एक वाले आवेश के लिए कौन कर रहा है? E1। K कांस्टेंट है, K पड़ा रहेगा। A पर आवेश कितना है? DQ, तो Q की जगह हो गया DQ बटा दूरी, दूरी क्या है? AP। AP का मान कितना है? AP बराबर पड़ा है अंडर रूट ये पड़ा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो सीधा लिख सकता हूं यहां पर, ये हो गया कोष्टक के अंदर R स्क्वायर प्लस L बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो E1 आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम किसके कारण ज्ञात करेंगे? B पर उपस्थित आवेश के कारण। तो मैं यहां लिख रहा हूं B पर उपस्थित आवेश के कारण, ये लाइन लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E2 बराबर वही K का, तो K तो कांस्टेंट है, K गुणा Q का मतलब B पर उपस्थित आवेश, B पर आवेश कितना है? DQ, तो वापस से K इंटू DQ बटा क्या चाहिए? कौन सी दूरी? BP का मान भी वही पड़ा है, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वही रिजल्ट हो गया, R स्क्वायर प्लस L बटा 2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं? अब मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन के कारण क्या हुआ? चित्र में आपको दिख रहा है, ये समीकरण में दिख रहा है, E1 किसके बराबर हुआ? E2 के, दोनों का परिमाण आपस में बराबर है। अब E1 को साइन थीटा से गुणा करूंगा
तो क्या बनेगा E1 sin थीटा ऑल्सो इक्वल टू ये हो गया E2 sin थीटा। ठीक है, E1 sin थीटा ऑल्सो इक्वल टू E2 sin थीटा। ठीक है, तो दोनों का परिमाण आपस में E1 sin थीटा बराबर हो गया E2 sin थीटा के, और चित्र में दिशा दिख रही है हमें कैसी, विपरीत, इस प्रकार से एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। तो ये दोनों लंबवत घटक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। ठीक है, टोटल कितने घटक थे, 4, 4 में से कितने कैंसिल हो गए, 2, कितने बचे, 2। अब ये जो 2 बचे हुए हैं इनकी दिशा समान है, इन दोनों की दिशा क्या है, समान, एक ही तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी यहां पर इसके ऊपर जो भी आप घटक मानोगे, उन सभी घटकों के जो भी अल्पांश मानोगे, उन सभी अल्पांशों के लंबवत घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। केवल कौन से घटक बचेंगे, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक किधर जा रहा है, बिंदु P पर तार के लंबवत बाहर की ओर, यानी जो भी परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसी बाह्य दिशा में आएगा, और इस बाह्य दिशा के लिए हमने एकांक सदिश मान लिया क्या, आर। ठीक है, तो बिंदु P पर आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी इस तरफ बाहर की ओर निकलने वाली दिशा का एकांक सदिश हो गया आर के, और इसी दिशा में क्या जाएगा, आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र जो भी होगा। अभी हमने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात नहीं किया है, विद्युत क्षेत्र का मान हम गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि बिंदु P पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर होगा, और इस बाह्य दिशा को दर्शाने के लिए हमने एक एकांक सदिश मान लिया क्या, आर के। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इस चित्र की सहायता से हमने क्या ज्ञात कर ली, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये तो दिशा आ गई। अब हमें गाउस के नियम को प्रयोग में लेना है, और गाउस के नियम को काम में लेते हुए हमें इस विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, परिमाण, फिर दोनों को एक साथ गुणा करना है, तब जाके हमारे पास में क्या बनेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब गाउस के नियम को वही हमारे पास में एक चालक होगा, वो का वही चालक है, उस चालक से r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P पड़ा है, उस प्रेक्षण बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा वही चालक है, तो मैं बना सकता हूं वापस से, ये मेरे पास हो गया एक चालक AB अनंत लंबाई का है, लेकिन इसमें से हमने एक टुकड़ा ले लिया। इस चालक की जो लंबाई है वो हमने टोटल मान रखी है कितनी, L, टोटल इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, L। ठीक है, ये तो चालक, इस चालक को हमें आवेशित करना है, तो वही आवेशित धन आवेशित कर दिया इस चालक को, पूरा चालक है वो टोटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर इस चालक से r दूरी, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O से r दूरी पर उपस्थित प्रेक्षण बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये P पॉइंट हो गया प्रेक्षण बिंदु, ये बातें हमने पहले भी पढ़ी है पीछे वाले चित्र के अंदर। ठीक है, अब इस बिंदु P पर गाउस के नियम को लागू करना है, तो बिंदु P पर गाउस के नियम को लागू करने का तरीका वही बात, गाउसियन पृष्ठ होना चाहिए, ये पहली कंपलसरी शर्त है गाउस के नियम की। तो बिंदु P पर अभी तो कोई बंद पृष्ठ नहीं है, तो नहीं है तो हमें बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो जो बंद पृष्ठ बनेगा उसे कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, लेकिन वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपनी इजी हो उसके लिए गाउसियन पृष्ठ होना चाहिए सममित आकृति का। कैसी आकृति का, सममित आकृति का। तो मैंने क्या किया कि जैसे हाथ में शर्ट पहनते हैं, तो यूं मान लो कि अपना हाथ है वो तो हो गया आपका रेखीय आवेशित चालक तार, इसके ऊपर हमने शर्ट पहनी, तो शर्ट ने इस हाथ के लिए बंद पृष्ठ का काम किया, यानी शर्ट ने हाथ को ढक लिया, तो इसका मतलब हुआ कि जो शर्ट है वो इस हाथ के लिए किसका काम करेगी, गाउसियन पृष्ठ का। तो वैसा ही कुछ यहां पर है, मैंने यहां P से गुजरता हुआ एक बेलनाकार पृष्ठ मान लिया, ये तो एक साइड और इतनी ही त्रिज्या का दूसरी तरफ। ठीक है, ये एक बेलनाकार हमने पृष्ठ मान लिया। ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, ये बेलनाकार पृष्ठ इस चालक के लिए, इस आवेशित चालक के लिए किसका काम करेगा, गाउसियन पृष्ठ का। तो ये आपके पास बन गया आपका एक गाउसियन पृष्ठ, मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर
ये हमारे पास में बन गया गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, अब इस गाउसियन, एक चीज और, हमने चालक को आवेशित किया तो मान लिया कि चालक के ऊपर टोटल आवेश कितना है, Q। ठीक है, अब देखो इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, और वही तो बता था हमें गाउस का नियम, और उसी की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो अब देखो मेथड क्या होगा, आगे जो भी अनुप्रयोग होंगे सब में मेथड ये रहेगा, ध्यान रखना। मेथड ये होगा कि टोटल विद्युत फ्लक्स हम दो तरीके से ज्ञात करेंगे, एक डायरेक्टली गाउस के नियम से, और एक अपना जो तरीका था खुले पृष्ठ वाला, उसकी सहायता से। खुले पृष्ठ का मेथड लागू करने के लिए आपको गाउसियन पृष्ठ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ताकि आपके पास क्या बने, खुला पृष्ठ बने। ठीक है, तो या तो चाहे तो पहले गाउस के नियम से डायरेक्ट ज्ञात कर लो, चाहे खुले पृष्ठ वाला मेथड लागू कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए मैं लागू कर रहा हूं खुले पृष्ठ का मेथड। खुले पृष्ठ का मेथड लागू करने के लिए मैंने इस गाउसियन पृष्ठ को तीन टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक ये नीचे वाला वृत्तीय भाग, पहला वृत्तीय भाग, इस टोटल वृत्तीय भाग, यहां पर त्रिज्या r है, तो यहां इस नीचे वाले वृत्तीय भाग की त्रिज्या भी कितनी होगी, r। यहां ऊपर वाले वृत्तीय भाग की त्रिज्या भी क्या होगी, r। ठीक है, ये जो नीचे का वृत्तीय भाग है इसका टोटल क्षेत्रफल मैंने मान लिया S1। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार ऊपर वाला वृत्तीय भाग, इसका टोटल क्षेत्रफल S2। तीसरा ये जो बीच का वक्राकार भाग, और इसका टोटल क्षेत्रफल हमने मान लिया S3। तो हमारे पास गाउसियन पृष्ठ के कितने टुकड़े हो गए, तीन। एक पहला टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल हो गया S1, दूसरे टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया S2, और तीसरे टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में S3। ठीक है, अब देखो कुछ विद्युत फ्लक्स S1 से निर्गत होगा, कुछ S2 से, कुछ S3 से, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टोटल विद्युत फ्लक्स। तो मैंने मान लिया वही मेथड वापस से, S1 से गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स phi E1, S2 से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स हमने मान लिया phi E2, और S3 से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स हमने मान लिया phi E3। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल विद्युत फ्लक्स। तो देखिए अब इसे सोल्व करते हैं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान देना। ठीक है, देखिएगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल विद्युत फ्लक्स गाउस, ये जो अपना परंपरागत तरीका था या खुले पृष्ठ वाला तरीका था उसकी सहायता से। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स को मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा phi E, और साथ में मैंने लगा दिया टोटल, phi E टोटल बराबर, मेरे पास तीन है ना, तीन टुकड़े कर लिए मैंने टोटल विद्युत फ्लक्स के, phi E1 प्लस phi E2 प्लस का ये हो गया phi E3। तीनों को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल विद्युत फ्लक्स। अब देखो ये phi E1, phi E2, phi E3 ये कैसे ज्ञात करें, तो मैंने बताया कि खुले पृष्ठ का तरीका लागू करो। खुले पृष्ठ का तरीका क्या था, मैं लिख सकता हूं चूंकि phi E बराबर, ठीक है, क्या था, अल्पांश मान लेते हैं। पहले पृष्ठ के ऊपर मैंने यहां पर एक अल्पांश माना, इस प्रकार से ये एक अल्पांश मान लिया, छोटा सा टुकड़ा मान लिया, इस प्रकार से ये नीचे की ओर है। ठीक है, तो अल्पांश का क्षेत्रफल होगा ds1, जिसकी दिशा होगी तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि इधर आई नीचे की ओर। ये अल्पांश का क्षेत्रफल ds1 सदिश रूप में लिख दिया। धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने ज्ञात की, जो भी होगा वो इधर होगा, ये हो गया सदिश E। इस स्थिति में इन दोनों की दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण θ1, जो चित्र में आपको दिख रहा है कितना हो गया, 90। ठीक है, ऐसे ही दूसरे पृष्ठ के ऊपर चलो, यहां अल्पांश मानोगे तो अल्पांश की दिशा ऊपर की ओर, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गया सदिश E, ये अल्पांश हो गया ds2 सदिश, और थीटा बराबर हो गया आपके पास वापस से चित्र में दिख रहा है 90। तीसरा भाग, यहां वक्राकार भाग के ऊपर अल्पांश माना, विद्युत क्षेत्र तो पहले से ही बाहर की ओर होगा सदिश E, अल्पांश का क्षेत्रफल ds3 सदिश, और एक ही दिशा में होने के कारण थीटा बराबर 0। ठीक है,
अब अल्पांश पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, तो टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन। क्या था? ई डी एस कोस थीटा से तीनों के ऊपर ये लागू कर देंगे। ये वाला सूत्र हमने पढ़ा है, ये वाला सूत्र तीनों भागों के ऊपर लागू करेंगे। तो देखिए क्या होगा, मैं इसे लाइन खींच देता हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो क्या होगा, देखिए फाई ई टोटल, टोटल विद्युत फ्लक्स बराबर, सबसे पहले पृष्ठ के लिए लागू करो तो इंटीग्रेशन, फिर ये हो गया ई, पहले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र ई, पहले भाग का अल्पांश का क्षेत्रफल ds1 cos और थीटा 1 की जगह आ गया ये थीटा 1, ये हो गया थीटा 2 और ये मान लिया हमने थीटा 3। cos थीटा 1 कितना हो गया 90। कौन से भाग पर है? S1। ठीक है, प्लस दूसरे भाग के लिए लागू करो इंटीग्रेशन, दूसरा भाग S2 क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र E ds2 cos 90 और प्लस तीसरे भाग के लिए इंटीग्रेशन S3, ये हो गया E ds3 cos और थीटा 3 की जगह 0। ठीक है, सोल्व कर दीजिए इसे। देखो cos 90 0 0, ये दोनों पद 0, केवल ये cos 0 की वैल्यू 1, तो केवल यही बचा हमारे पास में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया फाई ई टोटल बराबर आपके पास हो गया इंटीग्रेशन, ई को बाहर ले लेते हैं क्योंकि नियत है, जो भी होगा वो बाहर की ओर, जो भी होगा वो नियत होगा, बाहर की ओर आ गया, और ये हो गया S3 और ये हो गया ds3। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds3, तीसरे भाग वक्राकार भाग पर उपस्थित अल्पांश का क्षेत्रफल तो है ds3, इसका समाकलन करेंगे तो टोटल वक्राकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कितना है S3। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये हो गया बराबर S3, और वक्राकार भाग का बेलनाकार आकृति के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 2 पाई r h, r हो गई त्रिज्या, h हो जाएगी ऊंचाई। तो यह वक्राकार भाग की त्रिज्या तो r है, ऊंचाई h की जगह क्या पड़ा है l, तो ये हो गया 2 पाई r इंटू l। ठीक है, ये मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो देखो हमारे पास में क्या बनेगा, इसलिए फाई ई टोटल बराबर ई और गुणा आगे इसकी जगह हो गया 2 पाई r इंटू, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डेरिवेशन को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज के अंदर, अपने नोट्स के अंदर, आपको जैसे भी बनाना है उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सोल्व करने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना सब। ये तो पहले तरीके से हमने टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया। अब दूसरा, अभी तक हमने कहीं डायरेक्ट गाउस का नियम लागू किया ही नहीं है, तो दूसरा मेथड हमें गाउस का नियम लागू करना है। तो अब गाउस का नियम लागू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना भाई सब लोग, ये मैं रब कर रहा हूं। गाउस के नियम की सहायता से हम टोटल विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करें। तो ये जो पहली इक्वेशन बनी है, इस पहली इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूं। पहली इक्वेशन बनी है फाई ई टोटल बराबर ई इंटू 2 पाई आर एफ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही था। चलो अब हम लागू कर रहे हैं गाउस का नियम, और गाउस के नियम की सहायता से हम टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। तो वही कुल विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से क्या होगा आपके बाद, फाई ई टोटल, गाउस का नियम डायरेक्ट क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास में गाउस का नियम आ गया, दिख नहीं रहा होगा, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में ले लेता हूं। देखिए गाउस का नियम कहता है फाई ई टोटल बराबर, ये हो गया समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q का मतलब है गाउसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ ये गाउसियन पृष्ठ हो गया, इसमें टोटल आवेश कितना पड़ा है Q, तो समेशन Q की जगह हो गया Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम है, डायरेक्ट समीकरण बन गया, इसमें ज्यादा आपको हेर फेर नहीं करना। ठीक है, अब देखो एक ही चीज को हमने दो मेथड से ज्ञात किया है, यानी दो समीकरण बन गई, और दोनों समीकरण का एक पक्ष हमारे पास में बराबर है, इधर भी फाई ई टोटल, इधर भी फाई ई टोटल, दोनों तरफ एक पक्ष बराबर है, तो दूसरा भी क्या होगा बराबर। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
ठीक है। देखिए पहली और दूसरी समीकरण से क्या होगा, दूसरे पक्ष को बराबर कर दो। तो पहली इक्वेशन का दूसरा पक्ष है E इंटू 2πRL बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर Q बटा 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू RL। ठीक है, ये तो एक रूप हो गया इसका विद्युत क्षेत्र का। अब देखो यहां पर आवेश का जो वितरण है, फैलाव है, वो कैसा है, रेखीय आवेश वितरण। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेखीय आवेश वितरण से, रेखीय आवेश वितरण से। रेखीय आवेश वितरण में क्या होगा, रेखीय आवेश वितरण में होगा कि लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। तो क्यू बटा एल जहां पड़ा है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, लैम्डा। तो ये पड़ा है ना, यहां पर क्यू बटा एल, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा। तो मैं इसकी जगह लैम्डा लिखूंगा तो मेरे पास क्या समीकरण बनेगा, आगे इक्वेशन क्या बनेगा, इसलिए ई बराबर, ये हो गया लैम्डा, यहां पर इसकी जगह तो हमने लिख दिया लैम्डा, फिर बटा ये पड़ा है आपके पास 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यदि इसी प्रकार ऊपर नीचे मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो ये बनेगा E बराबर 2 लैम्डा बटा नीचे 2 से गुणा करते ही 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 1 बटा 4π एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4π एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, के, इसलिए E बराबर हो गया 2k लैम्डा और बटा में हो गया r। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, दिशा हमने पहले ज्ञात कर ली थी, परिमाण अब ज्ञात कर लिया गाउस के नियम से। गाउस के नियम के लिए हमने क्या किया, चालक तार लिया, पहले डायरेक्शन ज्ञात की अल्पांश लेके, फिर डायरेक्शन के बाद में हमने गाउस का नियम लागू करने के लिए सबसे पहले पॉइंट P जो कि प्रेक्षण बिंदु था उसके ऊपर हमने गाउसियन पृष्ठ का निर्माण किया और गाउसियन पृष्ठ को हमने 3 टुकड़ों में तोड़कर टोटल विद्युत फ्लक्स एक खुले पृष्ठ की भांति ज्ञात किया। फिर डायरेक्ट गाउस का नियम लागू किया, 2 इक्वेशन बनी, एक ही चीज को हमने 2 तरीकों से ज्ञात किया, तो एक पक्ष बराबर तो दूसरा भी हमने क्या कर दिया, बराबर। दूसरे पक्ष को बराबर किया तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र का क्या आ गया, परिमाण। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था, आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपनी कॉपी के अंदर जो भी आपको नोट्स बनाने अच्छे तरीके से बनाते रहिए। ठीक है, बहुत ही जल्द अपने एक पर्सनल ऐप के माध्यम से आप सभी लोगों को मेरे वीडियोस, लाइव क्लासेस और बाय हैंड और टाइप्ड नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे बहुत ही जल्दी। आगे मतलब यूँ मान लीजिए 8-10 दिन बाद में ऐप तैयार हो जाएगा, तो तब तक बिना टाइम खराब किए आप लोग हैं वो अपने नोट्स वगैरह अपने हाथ से सेल्फ से तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये तो विद्युत क्षेत्र का हमने परिमाण ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास में दोनों चीजें आ गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आ गई और विद्युत क्षेत्र का क्या आ गया, परिमाण। तो हमें विद्युत क्षेत्र का रूप लिखना है। विद्युत क्षेत्र कैसी भौतिक राशि है, सदिश। मैं लिख सकता हूं, इधर ध्यान देना, देखिए सब लोग, हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब हो गया सदिश। विद्युत क्षेत्र एक कैसी भौतिक राशि है, सदिश। कोई भी जो सदिश भौतिक राशि होगी तो उसके हमेशा 2 रूप होंगे, एक होगा सदिश रूप और दूसरा होगा उसका अदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप में साथ में परिमाण प्लस दिशा दोनों चीजें होंगी, परिमाण और साथ में क्या जुड़ी होगी, उसके साथ दिशा। दूसरा अदिश रूप में केवल क्या उपस्थित होगा, परिमाण, इसमें कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। अब इसके दोनों रूप लिखने, एक तो सदिश और एक अदिश। तो देखो अदिश रूप तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, जो मान ज्ञात किया है, केवल वैल्यू जो गाउस के नियम से ज्ञात की है वो इसका अदिश रूप है। तो मैं क्या लिखूंगा, इस स्थिति में सबसे पहले अदिश रूप, विद्युत क्षेत्र जो रेखीय आवेशित चालक तार के कारण है उसका अदिश रूप E बराबर क्या होगा, क्या निकाला हमने, 2k लैम्डा और बटा में क्या हो गया, r। ये तो हो गया अदिश रूप। दूसरा इसका हमें क्या निकालना है, सदिश रूप। तो सदिश रूप के लिए परिमाण तो ये पढ़ा है, इसके साथ दिशा होनी चाहिए और दिशा के लिए हमेशा क्या होता है, एकांक सदिश। तो क्या होगा, सदिश रूप दर्शाने के लिए
वेक्टर ई बराबर पहले परिमाण फिर एकांक सदिश, तो परिमाण है 2k लैम्डा बटा आर और फिर दिशा, दिशा के लिए एकांक सदिश हमने स्टार्टिंग में क्या माना, आर किया। ये हो गया आपके पास रेखीय आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आप यहां से ये देख रहे हैं कि इस आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो दो राशियों पर डिपेंड कर रहा है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंडेंसी कि ये कौन सी राशियों पर निर्भर करेगा। ठीक है, ध्यान देना, आप देख रहे हैं कि दो राशियों पर कैसे निर्भर कर रहा है, के कांस्टेंट है, नियतांक है, लैम्डा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, लेकिन एक तो लैम्डा को बदल सकते हैं, उस लैम्डा को बदलने के लिए या तो आवेश बदलना पड़ेगा या चालक की लंबाई। तो एक बार हम ये मान रहे हैं कि चालक और आवेश भी कांस्टेंट है, तो भी दो राशियों पर निर्भर कर रहा है। क्या क्या, देखो के कब बदलेगा, जब माध्यम बदलेगा, के कब बदलेगा, जब माध्यम, के का मतलब है 1/4πε0, ये तो निर्वात है, अगर माध्यम होता तो ε0 की जगह आता εm, यानी नंबर एक चीज कि ये किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर। माध्यम में विद्युत क्षेत्र अलग होगा, निर्वात में विद्युत क्षेत्र अलग होगा। ये जो विद्युत क्षेत्र हमने कैलकुलेट किया है ये निर्वात में है, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। माध्यम की बात करें तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र EM, केवल अदिश रूप लिख लेते हैं, EMM फॉर मीडियम, तो क्या होगा 2, फिर के नहीं आएगा, फिर सीधा आ गया लैम्डा, के की जगह आएगा 1/4πε0m और आगे हो गया r। 2 से 2 4 को कट करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, EM बराबर लैम्डा बटा 2πε0m इंटू r। ये हो गया माध्यम में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए आवेशित चालक तार के कारण। दूसरा, ये डिपेंड कर रहा है r पर, प्रेक्षण बिंदु की चालक तार से दूरी पर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या होगी, कमी, और जैसे जैसे दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगी, वृद्धि। तो दूसरी बात, प्रेक्षण बिंदु की दूरी यानी स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है, E0 समानुपाती 1/r, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और यदि लैम्डा पर देखें, तीसरी बात, यदि लैम्डा पर देखें तो ये हो गया E0 समानुपाती लैम्डा। ठीक है, अगर इसमें ग्राफ बनाओगे, समानुपाती वक्र बनाओगे तो कैसी रेखा आएगी, सीधी, मूल बिंदु लैम्डा, ये हो गया E0। ठीक है, तो इस स्थिति में तो ग्राफ सीधी रेखा, E0 समानुपाती लैम्डा, लेकिन यह व्युत्क्रमानुपाती है और पावर एक ही है r की, इसलिए मूल बिंदु ये r, ये हो गया E0 और ये उल्टा अनंत पर जाकर 0, यानी E0 समानुपाती 1/r। ये इसके क्या हो गए, ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार किसी भी रेखीय आवेशित चालक तार के कारण r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बात हम गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे डेरिवेशंस वगैरह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पहली यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। जो स्टूडेंट मतलब जो महामारी के कारण या पेंडेमिक ये जो चल रही है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, उसके कारण जो स्टूडेंट है एग्जाम नहीं दे पाए, यानी जिनकी एग्जाम डिले हो गई, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि उनकी एग्जाम लगनी है। दूसरी चीज कि जो आगे 11th से 12th मूविंग जो स्टूडेंट है, जो 12th में हो चुके हैं, अब 12th में हो गए, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बहुत ही जल्द, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्द मैं आपको एक मेरी एकेडमी के थ्रू एक पर्सनल ऐप लॉन्च करने वाला हूं और उस ऐप के अंदर आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस और बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। ठीक है, इसलिए लगे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।